हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करेगी 2024। कौन सा एग्ज़ाम है बेटा? ये टारगेट एग्ज़ाम है हमारा एसएससी का 2024। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हैंडल करने वाले हैं। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। और इससे पहले मैं करीब सेट नंबर 1 से लेके 13 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आप मेरी टारगेट एसएससी सीजीएल वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पर डे वीडियोस आपको मिल रहे हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा करीब उसमें 40 से लेकर 50 वीडियोस हो जाएंगे। इजीली आप सिर्फ उनको देख कर जाइए, आपका हो जाएगा। या पर डे आप दो वीडियो भी देखते रहें, 2x की स्पीड पे देखते रहें। ठीक है, चलिए तो जवानों, बिना समय गवाए भैया आ जाओ सारे के सारे, शेर और शेरनियाँ जो भी हैं। चलिए क्वेश्चन 1 की तरफ हम टारगेट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है यहाँ पे? अच्छा, एक चीज़ और देखिए बेटा, डेट देखिए सबसे पहले मेंशन 1907-2023 शिफ्ट 2 है और पेपर सेट नंबर कितना है? 14 है। कोई मिलावट नहीं की गई है। जैसा गवर्नमेंट का पेपर आता है उसी तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिया है। आप इसको लगाते रहिए और सिलेक्शन पा जाइए। पहला वर्ड दिया हुआ है हमको पूछा गया है सिनोनिम का। नाउ हियर वी हैव वर्ड वेदांता। वेदांत का क्या करते हैं? वेदता है, वेदांता है, इसका क्या करते हैं हम लोग? इसका मतलब होता है बेटा किसी से प्रतिशोध लेना। क्या लेना? प्रतिशोध लेना। ठीक है, प्रतिशोध लेना। इसको रेवेंज कह सकते हैं, रिवेंज। ठीक है। अच्छा, पैशन का मतलब क्या होता है? जुनून होता है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाना, पोजीशन, पजेसिवनेस हो जाना। ठीक है, जुनून होना। डिलेमा का हिंदी मीनिंग क्या होता है? दुविधा होना। क्या होता है? डूबियस। दुविधा में हो किसी चीज़ में कि क्या करना है क्या नहीं करना, संदेहास्पद, दो में से कोई एक स्थिति। इसको कैसे याद कर सकते हैं? मैं दिल की सुनूं कि माँ की सुनूं, मैं दुविधा में हूँ। ठीक है। अच्छा, डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? असहमति, है ना, जिसमें कोई झगड़ा चल रहा हो, डिस्कॉर्ड हो रहा हो, असहमति हो। वैसिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चंचल हो, है ना, फ्रिकल हो कोई चीज़, है ना, एक जगह पे नहीं रुकती हो। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अब आपको देखना पड़ेगा प्रतिशोध लेने के लिए इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो नियरेस्ट मीनिंग बता सकता है इसका। डिसएग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ पर। अब ये शेर और शेरनियों का नंबर आ गया। अब बताइए, अभी शेरों का नंबर है, शेर बताएंगे आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आएगा बेटा। इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है बताइए? इनक्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है? जिसके ऊपर आप क्या कर सको, ऐसी चीज हो जो बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय हो, जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हो, वो चीज क्या कहलाती है बेटा हमारे पास में? इनक्रेडिबल कहलाती है, अविश्वसनीय, अविश्व अविश्वसनीय। ठीक है, इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। अच्छा, रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो चीज बिल्कुल वास्तविक हो, रियल हो। ठीक है। नेक्स्ट अगला है रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है उचित दाम, जैसे बोलते हैं ना, रीजनेबल प्राइस बताइए, इसका प्रॉपर प्राइस बताइए। अच्छा, रीजनिंग भी करते हैं ना, रीजनिंग, तो इसका कभी कभार मीनिंग लॉजिकल भी निकल सकता है, कभी कभार निकल सकता है लॉजिकल मीनिंग इसका। ठीक है। अनअचीवेबल। अनअचीवेबल का मतलब क्या होता है? जो पहुंच से बाहर हो, अनअप्रोचेबल। अनअप्रोचेबल मतलब जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, हमारी पहुंच के बाहर है। ठीक है, अनअचीवेबल। अनबिलीवेबल, बेटा यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्वास वर्ड आ रहा है ना, विश्वास का मतलब बिलीव, तो ऐसा व्यक्ति जिस पर हम, जो ऐसी कोई व्यक्ति या वस्तु घटना जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनबिलीवेबल। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। हियर वी हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू द एंटोनिम्स। नाउ टेक अ फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में देख लेते हैं कितने क्वेश्चन सिनोनिम्स के इन्होंने पूछे हैं। क्वेश्चन 1, दैट इज क्वेश्चन 1 सिनोनिम हो गया। क्वेश्चन 2 ये भी सिनोनिम हो गया। अगर हम लोग प्रॉपर काउंटिंग कर पा रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन इन्होंने लास्ट एग्जाम में 19 तारीख को इन्होंने शिफ्ट 2 में पूछे हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ टारगेट करते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है? थर्ड वाला हमसे पूछा गया है बेटा, एक एंटोनिम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थी। अब पहला जो वर्ड है हमारे पास में डेलीगेट। अब डेलीगेट का मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे, समझेंगे। द मैनेजर हु डेलीगेट रिड्यूस देयर वर्कलोड। अब डेलीगेट का वैसे तो मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या मीनिंग निकलेगा वो अब ऑप्शन को देखकर हमको पता करना पड़ेगा। जो ऑप्शन होगा वैसे ही पता चलेगा। अब जैसे डेप्यूट का मतलब क्या होता है? किसी को प्रभारी बना देना, किसी को किसी कार्य के लिए इंचार्ज बना देना, डेप्यूट कर देना, ठीक है। तो इंचार्ज बना देना, प्रभारी बना देना, हमारे पास में डेप्यूट होता है। रिटेन का मतलब क्या होता है? किसी जगह को बनाए रखना, होल्ड करके रखना, अपनी पोजीशन पे बने रहना, दैट इज कॉल्ड होल्ड। अच्छा, नॉमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी को असाइन कर देना। किसी को क्या कर देना? असाइन कर देना। किसी को नियुक्ति दे देना, कोई नॉमिनेट कर देना। अपॉइंटमेंट का भी पता ही होगा आपको, जैसे ज्वाइनिंग लेटर आता है, रिक्रूटमेंट हो गई, भर्ती हो गई, तो वो जो अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंट किया जाएगा, आपको रिक्रूट किया जाएगा उस जगह पे। अब यहाँ पे डेलीगेट का मीनिंग क्या हो सकता है? मैनेजर हु डेलीगेट रिड्यूस देयर वर्कलोड। अब ऐसे मैनेजर जो क्या होते हैं, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने मतलब इसको भार सौंप दिया गया है। इधर पे प्रतिनिधि बनाने का मतलब क्या है? भार सौंपना, यानी कि इंचार्ज बना दिया गया। चलिए ये तो सिनोनिम हो जाएगा। उसको एक पोस्ट दे दी गई, चलिए ये भी एक सिनोनिम हो जाएगा। और यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया, ये भी एक सिनोनिम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अगर मेरे हिसाब से जो मीनिंग बनना चाहिए, ये क्लोज आंसर पूछा गया है, मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए रिटेन, यानी होल्ड करके रखना। डेलीगेट में क्या बोला गया है? मैनेजर हु डेलीगेट रिड्यूस देयर वर्कलोड। तो कभी कभी क्या होता है, किसी को हम प्रतिनिधि बना देते हैं, वो क्या करता है? अपने कार्य को कम करने में सहायक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर मैं देखूँ तो ये जो डेलीगेट है यहाँ माइनस के रूप में काम करेगा, और रिटेन मतलब अपनी जगह पे बने रहना, तो ये प्लस के रूप में काम, तो यही इसका हो सकता है। बाकी तो मेरे को इसका प्रॉपर सेंस मिल ही नहीं रहा है। अगर आप देखें तो एक बार प्लीज़ मेरे को भी बताइएगा अगर आपको इसका कोई प्रॉपर सेंस या सोल्यूशन मिलता है। मेरे हिसाब से यही आंसर है। गवर्नमेंट ने इसका आंसर और इसका बहुत ही क्लोज मीनिंग दे दिया है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज मीनिंग दिया है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा राइट आंसर है, यही आप एग्जाम में टिक कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 4 क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ आर ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट का मतलब बता दीजिए क्या होता है? जो मतलब लंबे समय तक क्या नहीं रहे, जो टेम्परेरी, जो परमानेंट ना हो। क्या हो बेटा? जो टेम्परेरी हो, परमानेंट नहीं हो, लंबे समय तक हमारे साथ में कुछ नहीं रहने वाला, तो ये ट्रांजिएंट होते हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूँ इसको मैं प्रॉपर हिंदी में क्या बोल सकता हूँ? अस्थाई बोल दूं मैं, ठीक है, अस्थाई। परमानेंट का मतलब होता है स्थाई। बोरिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उबाऊ वाला, बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं किसी चीज़ से, तो उबाऊ। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? जो समाप्त हो रहा हो, है ना, एफिमरल। फ्लीटिंग का क्या हो जाएगा? एफिमरल, समाप्त होता हुआ। और टॉक्सिक का मतलब क्या हो जाता है? वेनोमस। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? वेनोमस, यानी कि जहरीला। कैसा होता है? जहरीला। तो देखिए, कोई चीज़ क्या अस्थाई है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? स्थाई बनाना पड़ेगा। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, now comes to question number 5. Here we have another antonyms related question. Innate, क्या वर्ड दिया हुआ है बेटा हमारे यहाँ पर? innate दिया हुआ है। innate का मीनिंग क्या होता है? innate का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास में ज्ञान की कमी हो, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो। हम इसको अज्ञानी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी कह सकते हैं। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। और लर्नड का मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो मतलब स्कॉलर हो, पढ़ा लिखा हो, स्टूडियस हो, पढ़ाकू टाइप का हो, जिस पे नॉलेज हो, नॉलेजेबल हो। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जल में रहने वाला, जल से संबंधी, है ना, पानी में रहने वाला, एक्वेटिक। अच्छा, अगला वर्ड दिया हमारे पास में रेप्लीट। रेप्लीट का मतलब होता है परिपूर्ण, किसी चीज़ से क्या बहुत ही ज़्यादा भरा पूरा होना, ठीक है, परिपूर्ण। अब देखिए, इनेट का मतलब अज्ञानी। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी स्कॉलर ज्ञानी होता है और स्टूडियस होता है। चलिए,
तो अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक करूंगा और जान लूंगा मेरे पास में एंटेनिम्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 3 ये मेरा पहला एंटेनिम हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 4 ये मेरा दूसरा एंटेनिम हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 ये मेरा तीसरा एंटेनिम हो गया। तो इन लोगों ने एग्जाम के अंदर बेटा एंटेनिम से रिलेटेड जो एरर पूछी हैं वो कितनी पूछी हैं, 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इन्होंने अभी तक सिनोनिम्स के पूछे हैं हमसे, तो 2 सिनोनिम्स और 3 एंटेनिम्स उस शिफ्ट में इन्होंने पूछे गए। अब आगे भी देखते हैं क्या पूछा गया है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये वाला कलर इसका। चलिए मैं ये देखता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। क्या बोला गया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक शब्द में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। बोला गया है चाइल्ड ब्रीव्ड ऑफ वन और बोथ पेरेंट। ब्रीव्ड का मतलब क्या होता है, मतलब अलग हो जाना। क्या हो जाता है ना, ब्रीव्ड का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज से संपर्क टूट जाना, अलग हो जाना। ठीक है, तो देखिए ऐसा बच्चा जो अपने एक या दोनों माता पिता से अलग हो गया, ऐसा बच्चा जो अपने एक या दोनों माता पिता से अलग हो गया, ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है बेटा? ऐसे बच्चे को कहा जाता है अनाथ, यानी कि ऑफेन। ठीक है, अब देखिए बाकी वर्ड जो है यहाँ पे, जो लॉट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल गंवार व्यक्ति जो अनसिविलाइज्ड हो। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं हो। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, यानी कि गरीब। और डिसोलेट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ऐसी जगह जो बिल्कुल उजाड़ जगह हो, बिल्कुल खराब सी जगह हो, है ना, जो मतलब बिल्कुल चारों तरफ क्या हो, फैला पड़ा हुआ हो, कोई सारी की सारी चीज रियून्ड हो, जो बिल्कुल बर्बाद टाइप का हो, ऐसी स्थिति हो। तो अभी फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज अवर फाइनल आंसर। नाउ टेक अ लुक ऑन द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Here we have question related to one word substitution. If you read the question, first of all read the question. हैवी का कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? किसी चीज का लगातार होना, कंटिन्यूस किसी चीज का होना, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर, है ना, किसी काम को अगर लगातार भी कर रहे हैं लेकिन वो प्रेशर को क्या कर रहा है, अभी धीरे धीरे करके कम नहीं कर पा रहा है। किसी काम को किया जा रहा है लेकिन वो काम क्या है, कम नहीं हो रहा है, यानी मजबूती उसकी कमज़ोर नहीं हो रही है। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास में रैमरॉड, इसका मतलब होता है छड़ी यानी कि स्टिक। क्या होता है? छड़ी यानी कि स्टिक। फर्म का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो। कैसी हो? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, टूटेगी नहीं। ठीक है। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? हमारे पास में विशेष, कोई चीज़ हमारे पास में स्पेशल, कोई चीज़ अलग से ऐड कर देंगे तो सब्सटेंशियल हो जाएगा, विशेष कोई चीज़ को ऐड करेंगे। क्लोज का मतलब तो बंद करना। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कि कंसिस्टेंस, कोई काम लगातार चल रहा है लेकिन उस काम के लगातार होने से भी जो वर्क का प्रेशर है वो कम नहीं हो पा रहा है, या हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हो रही है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, फर्म का एक और मीनिंग होता है, पता है क्या? कंपनी जो होती हैं उनको भी फर्म बोला जाता है, कंपनी को भी क्या बोलते हैं? फर्म। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। कम्स टू द अनदर वन। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द idioms. I'll take a look. Last questions. Here we have question number 6 is one word substitution. क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और अगर मैं प्रॉपर कैलकुलेशन सही से कर पा रहा हूँ तो सिनोनिम के 2 क्वेश्चंस, एंटोनिम के 3 क्वेश्चंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एंटोनिम्स पूछा गया है, ये आपको बताना है। सॉरी, ईडियम्स पूछा गया है। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल पोजिशन, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक बार सेंटेंस को प्रॉपर पढ़िए कि जो भी कोई वैल्यू है, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई छोटी सी भी बात है, कोई छोटी सी भी बात है उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना कि मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं बात का बतंगड़ बनाना, है ना। कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना। अब कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं क्लास के अंदर, ऑफलाइन वाले बैच के अंदर, और मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा क्या हुआ? सर तबीयत खराब थी, सर ये था, सर वहाँ जाना था, सर यहाँ जाना था। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखें, जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, आप बिलीव कीजिए एग्ज़ामिनर आपसे एक भी बहाना सुनने वाला नहीं है। एग्ज़ाम डेट आपका कोई बहाना नहीं सुनेगी कि आप बुआ के यहाँ गए थे,
मामा के यहाँ गए थे कि फूफा के यहाँ गए थे कि फूफा की शादी में गए थे या बुआ की शादी में थे, ये आपका मैटर है, उनको कोई लेना देना नहीं है ना। उनको तो सिर्फ एग्ज़ाम से मतलब है, उनको अपना एग्ज़ाम करवाना है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका बात का बतंगड़ बना देना। तो मैं शुरू करता हूँ, बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड इज़ मच वर्स देन इट इज़ रियली। कोई भी चीज़ क्या हो जाए जो इतनी बुरी हो जाए, जो असलियत में तो थी नहीं वैसी चीज़ वो, है ना। असली में तो छोटी सी प्रॉब्लम थी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, छोटी सी थी, लेकिन उसको जो जब वो हुई तो वो और ज़्यादा बड़ी सी दिखने लगी हमको। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोसेशन, है ना। बिहेव एज इफ, ऐसा बिहेव करना मानो कि समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड इज मच वर्स देन इट इज़ रियली, ऐसा व्यवहार करना मानो कि जो चीज़ असलियत में हुई नहीं है उससे भी ज़्यादा बदतर उसको पेश करके बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 क्या कह रहा है, आइटम्स बताना है आपको। और रुको 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 रुको, ठीक है ठीक है। देखिए, शी हैज़ एन ऑफुल बोर, है ना, शी इज ऑलवेज ब्लोइंग ब्लोइंग हर ओन सैक्साफोन। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये फुल अंडरलाइन होगा। अभी इसमें केवल सैक्साफोन तक अंडरलाइन कर दिया, लेकिन अगर आप एक पूरा फ्रेम सुने, अगर आप पूरा एक फ्रेज सुनेंगे तो क्या होता है, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, क्या होता है, ब्लो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है अपना रागा आलापना, अपनी 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 बात कहते जाना, बस किसी की नहीं सुनना, बस अपने भोंपू बजाते रहना, बस अपनी अपनी बात ही कहते जाना। तो अब ऐसी जो सिचुएशन होती है, इसमें कौन से इसका यूज़ होगा, क्या वायलिन का यूज़ होगा, वायलिन नहीं होगा। फ्लूट यानी बांसुरी नहीं होगा। लायरा का मतलब क्या होता है, वीणा, क्या होता है, वीणा, वीणा वादनी, कौन है वीणा वादनी, माता सरस्वती। तो ये क्या बनेगा सही, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना अपना रागा आलापना। देखिए ईडियम्स का पूछने का कितना डिफरेंट तरीका इन लोगों ने अब की बार निकाल लिया, है ना। पूरा अंडरलाइन नहीं किया, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम पता नहीं होता तो नहीं कर पाते। जीके वाले में पूछ लेते यार, इंग्लिश में क्यों पूछा, हम वैसे ही परेशान हो रहे हैं इंग्लिश से, अब उसमें जीके भी ले आओ, बढ़िया है, पूछो। डांसर्स भी पूछो हमसे, तो डांसर्स में ये भी पूछो कि वो फलाने डांसर थे, उनके चाचा का नाम बता दो हमको, पूछो। और फलानी राइटर थी, उनकी बुआ की ससुराल कहाँ पर है, वो भी पूछ लो हमसे। ऐसा कर रहे हैं एसएससी वाले जीके में, परेशान हो गया हूँ पढ़ पढ़ के। जीके कितना पढ़ूँ मैं, स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री, अकबर बाबर बीरबल से फ्री हूँ। हमें खुद अपनी पीढ़ियों के नाम याद नहीं है, इतना उनकी पीढ़ियों के पूरे नाम याद करो। हमें पता नहीं हमारे दादा परदादा परदादा के कितने पर थे, हमको भी नहीं मालूम, उनके पूरे पर गिनो। अरे भैया उतना पूछ लो जितनी रिक्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स पूछ लो बच्चे से। मन नहीं मान रहा तो भैया 1 साल का, 1 साल का तो पूछते हो भैया, लिख के दे दो हमको कि फलानी डेट से लेके इतनी इतनी डेट तक हम पूछ रहे हैं करंट अफेयर। तो हम अपने आप को फांसी पे लटका के, सूली पे चढ़ के किसी ना किसी हिसाब से अपना याद कर लेंगे, नहीं तो ये स्थिति हमारी बहुत खराब हुई जा रही है। पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, कुछ तो भी पढ़ाते हैं बाहर ही चला जाता है। चलिए खैर, जंग है, लड़नी पड़ेगी, है ना। अभी जितना पसीना बहा लोगे तो मैदान में उतना पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर सिलेक्शन लेना है, आगे की तरफ बढ़ना है, और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 10। साइंस हैज़ मेड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस की स्पेलिंग को क्या हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना था मेरे को, क्या बताना था, इनकरेक्ट स्पेलिंग। साइंस हैज़ मेड प्रोग्रेस इन लीप्स एंड बाउंड्स बाय ओवर द ईयर। भैया देखो मैंने तो आंसर ही बता दिया यहाँ पर, किसकी स्पेलिंग गलत है जल्दी बता दीजिए बेटा, प्रोग्रेस की ही स्पेलिंग गलत थी, बाकी सबकी स्पेलिंग सही है। यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस, ये जो वर्ड है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, स्पेलिंग एरर था और कुछ नहीं था, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। They are the people which are looking to expand
देयर हॉरिजन इन द फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री। देखिए सबसे पहले इस विच को आप अंडरलाइन कर दीजिए। इससे तुरंत पहले देखिए पीपल। पीपल क्या है बेटा? लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग के लिए कभी विच नहीं आता। क्या आता है? हु आता है। क्या आता है? हु आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं आ रहा। हु आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। हु आ रहा है, सर आ रहा है, और हु के बाद में सर आर आ रहा है और इज आ रहा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो पीपल ये बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर है तो बेटा प्लूरल वर्ब लगा दो ना, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा। सो हेयर वी हैव आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, नाउ कम्स टू द अनदर वन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? रेडियम इज अ वाइट पाउडर डैश टेबल सॉल्ट। वो रेडियम क्या है? एक वाइट पाउडर है जो कैसा दिखता है? टेबल सॉल्ट जैसा दिखता है। प्रेजेंट की कंडीशन है, लुकिंग नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा। अच्छा, लुक और लुक्स में से एक फैसला लेना पड़ेगा। रेडियम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये लुक प्लूरल वर्ब है, और जब वर्ब में एस लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, तो हमको सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर फाइनल आंसर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है? 13 देखिए होमोनियम से रिलेटेड आ रहा है। सिनोनिम्स तो पूछते ही हैं, एंटोनिम्स भी पूछते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछते हैं। अच्छा, इस पेपर में 2 सिनोनिम, 3 एंटोनिम्स और 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेसेस भी अभी तक 2 ही पूछे हैं इन लोगों ने। ठीक है, अब होमोनियम्स का टर्न है। एक होमोनियम्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी होमोनियम्स का पहला क्वेश्चन चल रहा है। मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन शायद 1 या 2 पूछा है अभी। अब देखिए, द डैश पर्पस ऑफ द कोच वाज टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर। तो भैया कोच का कैसा पर्पस होगा बेटा? मेन पर्पस होगा। क्या होगा बेटा? मेन पर्पस होगा। तो मीन का मतलब तो क्या होता है? मतलबी या मतलब, ये तो नहीं होगा। माइन का मतलब मेरा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये भी मेन और ये भी मेन, डिफरेंस है। इसमें कौन सा आएगा मेन? मुख्य वाला मेन आएगा हमारा। कौन सा आएगा मेन? मुख्य वाला आएगा। सर इस मेन का मतलब क्या होता है? ये थर्ड वाले मेन का मतलब क्या होता है? जो जानवर होते हैं ना, पशु जो होते हैं, एनिमल, उनके गर्दन पे जो बाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेन कहलाते हैं। दाढ़ी होती है ना, बब्बर शेर है ना, शेविंग नहीं करता वो। बब्बर शेर क्या नहीं करता? शेविंग नहीं करता, ऐसे ही घूमता रहता है। तो वो जो सिचुएशन है वो क्या कहलाएगी? मेन कहलाएगी। ठीक है, अभी हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेन पर्पस। चलिए, नेक्स्ट कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 14। इट इज रिलेटेड टू द स्पेलिंग एरर। जल्दी स्पेलिंग एरर बता दीजिए भैया। क्वेश्चन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बन जाएगा। हैव यू ईवर ट्राइड टू ऑर्डर डैश इन अ रेस्टोरेंट। क्या आपने कभी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने की कोशिश की है? लेकिन क्या ऑर्डर करना है ये तो बता दो। कैबेज करना है क्या? ये कैबेज, ये कैबेज, ये कैबेज, ये वाला कैबेज होगा। कैबेज का मतलब क्या होता है? पत्ता गोभी। कौन सी गोभी? पत्ता गोभी। बहुत सारे पत्ते रहते हैं ना, वो कितने सारे स्वेटर पहना रहता है, उसको सर्दी ज़्यादा लगती है, इसलिए इतने सारे ड्रेसेस को वो पहना रहता है पत्ता गोभी। और उसका मुंह बना रहता है ऐसा करके, ऐसा बैठा रहता है वो पत्ता गोभी। मेरे को तो हंसी आती है उसको देख देख के, पत्ता गोभी को। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे नंबर 16 क्या कह रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए एरर डिटेक्शन है ना। हाँ, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर एरर डिटेक्शन को। अ सेलेस्टियल बॉडी एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरली ऑकरिंग। ठीक है, यहाँ पर इज का यूज हो रहा है। सेलेस्टियल बॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलो ठीक है। अ नेचुरल ऑकरिंग फिजिकल थिंग एसोसिएशन एंड और कॉन्फ़िगरेशन दैट हैपन्स। अच्छा, हैपन सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर थिंग्स और एसोसिएशन भी सिंगुलर हैं। अरे यार ठीक है। इन द विजिबल यूनिवर्स, इसके अंदर तो कोई एरर दिख नहीं रही है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई एरर रह तो नहीं गई इसके अंदर। अगर मैं गिवन सेंटेंस को प्रॉपरली पढ़ पा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कहीं कोई एरर रह तो नहीं गई है। इसको कैसे सॉल्व करूँगा मैं इस एरर को? इस एरर को सॉल्व करने के लिए मेरे को नो एरर ही लगाना पड़ेगा। सर ये क्या हुआ सर? इस एरर को सॉल्व करने के लिए मुझे नो एरर लगाना पड़ेगा? बेटा एसएससी वाले ऐसे ही हैं, ऐसी खतरनाक हैं ये। और पता है, पढ़ पढ़ के हमारे दिमाग के अंदर इतनी एरर बन चुकी होती हैं कि हमको एरर निकालनी है। हर क्वेश्चन में एरर निकालनी है हमको।
हर क्वेश्चन में है नहीं है एरर, जबरदस्ती बना दूं एरर में, ही नहीं है उसमें कोई एरर, सारी चीजें बैलेंस्ड हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। 16 क्या कह रहा है बेटा, डैश इज सॉरी स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट एब्जॉर्ब ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। तो जो स्काई क्या होता है, नीला होता है, वो सभी प्रकार के रंगों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो देखिए जितनी भी यूनिक बॉडीज होती हैं, जैसे स्काई यूनिक थिंग है ना, इससे पहले द आएगा, क्या आएगा, द आर्टिकल। आप बिलीव कीजिए आर्टिकल का क्वेश्चन हर सेट के अंदर आ रहा है। एसएससी ने जो 2023 एग्ज़ाम लिया है, उस 2023 एग्ज़ाम के अंदर हर साल उन्होंने हर पेपर सेट के अंदर आर्टिकल का एक क्वेश्चन डाला है बेटा। तो आप विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए कि नेक्स्ट जो एसएससी होने वाला है, अगर उसके 40 से 45 सेट बने तो मेरा एक अंदाज़ा है करीब 20 से 25 सेट के अंदर वो अगेन आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है आर्टिकल का, लेकिन क्वेश्चन होगा हैवी लेवल पर। तो जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं ऑफलाइन बैचेस में, आप बिलीव कीजिए आपका एक क्वेश्चन भी नहीं कटेगा अगर आर्टिकल में से आ गया तो। इतना ऑलरेडी प्रैक्टिस मैं करा चुका हूँ, करीब 100 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 200 नियर अबाउट क्वेश्चन करवाए हैं मैंने हर एक्सरसाइज पे। अरे भैया हर एक्सरसाइज पे 200 क्वेश्चन करोगे तो क्यों नहीं पार हो गए यार, 100% हो गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करूंगा बिना समय गवाए। हाँ, अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं चीज़ों को कंप्लीट, मेरा भी टाइम हो गया। डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर टीचर दैट। देखिए इतना तो केवल डराने के लिए दिया जाता है, दैट तक फोकस कर लीजिए, यहाँ तक सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। द विंड मिल इज बींग बिल्ट बाय मास्टर यादव, ये सब्जेक्ट हो गया, विंड मिल ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस किस में दिया हुआ है, पेसिव वॉइस में दिया हुआ है, बनाना किस में, एक्टिव वॉइस में। तो बेटा मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और ऑब्जेक्ट। पेसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग आ जाएगा, बीइंग के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बाय आ जाएगा और इधर पे सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इज एम आर के बाद में क्या आ रही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, यहाँ पर इज एम आर के बाद में क्या आ रहा है, बीइंग आ रहा है। अभी दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन तो ये है, हमको बनाना है एक्टिव वॉइस। करने का तरीका सबसे आसान तरीका ये है, इज एम आर की जगह पे इज एम आर रखिए, फोर्थ फॉर्म की जगह बीइंग रखिए। तो ये तो हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ, आंसर ढूंढिए जल्दी जल्दी। यहाँ पे कोई इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म आ रही है क्या, एक्टिव वॉइस बनाना है, नहीं। इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म आ रही है, नहीं आ रही है। इज एम आर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, नहीं आ रही है। इज एम आर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसको फ्री हिट क्वेश्चन कहेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर कोई सीरीज ज़्यादा पूछी जा रही है, अभी तक जितने पेपर कराए हैं, तो देखिए एक पास्ट इंडेफिनेट टेंस का आप अच्छे से तैयार करें, दूसरा ये कंटिन्यूस वाला, ये दो क्वेश्चन अभी तक तो 14 सेट में ज़्यादातर देखने को मिले हैं। 14 सेट करवाए हैं, इनमें से 4 या 5 सेट के अंदर उन्होंने सेकंड फॉर्म वाला पूछा है और ये कंटिन्यूस वाला पूछा है। अगेन हमारे पास में देखिए पेसिव वॉइस बनाना है और ये इज आ गया, ये ही आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बनाऊंगा, इज एम आर को मैं पहले रख देता हूँ, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट को रख देता हूँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पेसिव वॉइस बनाते समय मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, इज एम आर को यहाँ पे रखता हूँ मैं। अभी ये जो ऑब्जेक्ट उठ के क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट प्लस बीइंग लगा देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मेरे को सिर्फ ये देखना है कि बीइंग किस में लगा है, ढूंढना चालू करो। इसमें बीइंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसमें बीइंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसमें बीइंग आ रहा है, नहीं आ रहा। फोर्थ वाले में बीइंग आ रहा है। अगर इस फॉर्मूले को प्रॉपर मैच करोगे तो आपका आंसर नंबर 4 हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करें, है ना। सॉल्व करो, मैं पानी उठा लूँ, पानी पी लूँ, मैं प्यास लगने लगती है यार। लो इसमें भी पानी नहीं है। बच्चा पार्टी करो जल्दी जल्दी। अरे भाई बच्चा पार्टी करो जल्दी जल्दी, है ना। पानी भी खत्म हो गया। हारना नहीं है, डटे रहो मैदान के अंदर सोनू, विजय जरूर होंगे हम लोग।
चलो भैया सोनू, अब आगे की तरफ को बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं हम। 19 वाला क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये? इसमें आपको कुछ चीजें दी गई हैं, यहां पर कुछ सेंटेंस टूटा फूटा पड़ा हुआ है, उस टूटे फूटे सेंटेंस में से एक आपको फाइनल आंसर करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा सुनिए, एक मैं ट्रिक अपनाता हूं। मैं अपने एग्जाम जब बैठता हूं तो मैं तो वही ट्रिक अपनाता हूं। ऐसा नहीं कि वो ट्रिक हर बार काम करेगी, लेकिन हाँ, मैंने जब तक ऑब्जर्वेशन किया वो ट्रिक काम कर जाती है। सर ऐसी कौन सी ट्रिक है? देखो कितना आसान है। आप ये देखिए, इस वाले में देखिए बी से अरे इसमें नहीं लग पाएगी यार ट्रिक, वो जो हम बता रहे हैं वो अब अगले क्वेश्चंस पे आएंगे तब बताएंगे उसके। तब ट्रिक इतनी शानदार ट्रिक है, देखते से आंसर आ जाएगा आपका। मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा मैं उसको। आपको लगेगा अरे सर हम तो बावरे हुए जा रहे थे, कर करके परेशान हो रहे थे हम, ये तो कितना आसान हो गया। देखिए बी या बी से सेंटेंस शुरू होगा या फिर ए से सेंटेंस शुरू होगा, इन दोनों में से किसी एक पर दाव है हमारे पास में। देखिए क्या बोला गया है, अगर बी से शुरू करूं तो डिफरेंट कलर वर यूज टू डाई द स्ट्रिंग्स। अब अलग अलग तरह के कलर यूज किए जाते हैं एक धागे को रंगने के लिए। चलो ठीक है, अब अगर ए से देखें, क्यूपो अ टाइप ऑफ knotted rope employed by Incas of the South America served a memory aid। देखिए भाई मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सेंटेंस की शुरुआत तो ए से ही होगी, क्यों होगी बता देता हूं। अगर आप एक चीज देखेंगे, साउथ अमेरिका के अंदर एक लकड़ी के ऊपर डिफरेंट कलर के धागों को बांध दिया जाता था, और ये जो धागे होते थे क्या होते थे, यादगार होते थे। हमारे ब्रेन में एक ऐसा काम करते थे, अगर किसी चीज़ को हम कलर से बताने लगे तो हम लोग जल्दी याद करने लगते, तो डिफरेंट तरह के कलर हुआ करते थे। उन स्ट्रिंग को क्या बोला जाता था, क्यूपो बोला जाता था साउथ अमेरिका के अंदर। और ये नॉटेड होते थे, इसके अंदर क्या करते थे, गठाने लगा दी जाती थी। क्या कर दी जाती थी, इसके अंदर गांठ लगा दी जाती थी, नॉट बना दिया जाता था इसके अंदर, है ना। एक मिनट, तो अभी सेंटेंस की शुरुआत किससे कर लेते हैं, ए से मान लेते हैं। ए से सेंटेंस, अरे यार मेरे टाइम पे क्यों होते हो तुम, किसी और के टाइम पे हो लिया करो, मेरा टाइम होगा तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ऑप्शन 1। अब उसके बाद में वो जो गठाने बांधी गई हैं, अब उसके भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हैं। वो क्या पर्पस हैं, डिफरेंट कलर वर यूज टू डाई द स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग, जो धागे बांधे जाते हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर किए जाते हैं। येलो कलर रिप्रेजेंट द मनी, रेड कलर स्टूड फॉर द बैटल और वॉरियर। इसमें से येलो कलर है वो धन को बताएगा, और जो रेड कलर है वो किसको बताएगा, युद्ध को बताएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 तीसरा ये हो गया। डू यू रियलाइज दैट द 5 येलो नोट्स रिप्रेजेंट द 5 गोल्ड कॉइन। क्या आपको पता है कि अगर मान लीजिए एक गठान लगा रहा है तो वो धन को बता रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर उसने कितनी लगा दी, 5 लगा दी, 5 उसने उसके अंदर गठाने लगा दी हैं, तो वो किसको बताएगा बेटा, 5 गोल्ड कॉइन को बताएगा। इसके अंदर इतना फ्री हिट क्वेश्चन दे दिया था, ए बी सी डी इसी ऑर्डर में ही ये रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर फाइनल आंसर। और कोई तरीका है नहीं है बेटा, इसको लैंग्वेज से ही करना पड़ेगा। जब वो ट्रिक आएगी तो ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 में एक वर्ड आया है ग्राफोलॉजी। इसका पता होना चाहिए कि ग्राफोलॉजी क्या होता है। देखिए ग्राफोलॉजी वो प्रोसेस होता है, ग्राफ का मतलब होता है लिखना और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो जितने भी हमारे पुराने जो लेख होते थे उनको अध्ययन करना और उनके शब्दावली को प्रॉपरली ग्रामर के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से ढाल कर बनाना, वो भी क्या, हाथों से लिखे हुए। कोई पेपर्स है, पुराने नोट्स हैं, हाथों से लिखे हुए। मान लीजिए गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्काइव में पड़े हुए थे पुराने, ठीक है, तो अब वहां से लेकर आए आप उसको। अब गवर्नमेंट में से आपको वर्क मिल गया, आप गवर्नमेंट के अंदर हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, अब आपको वर्क ये मिला है कि भाई पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालिए, आप 1965 के या 1970 के डॉक्यूमेंट्स निकालिए, उसमें से उस जमीन का पूरा ब्यौरा लेकर आइए जिसपे आज ये कॉलोनी बनी हुई है। ये रेलवे डिपार्टमेंट की थी, यहाँ पे पूरी कॉलोनी बना दी गई है। आप वो वाला रिकॉर्ड उठा के लेकर आइए, तब हम आगे की तरफ चर्चा करेंगे। तब आप क्या करोगे, उनके उस पुराने वाले रिकॉर्ड में से निकाल के एक एक लाइन को क्या करोगे, आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं या अपने हैंडमेड नोट्स बना रहे हैं कि भाई मैं अपने सीनियर को ये चीज़ें मैं दिखा दूंगा मैं। तो ये ग्राफोलॉजी के अंदर आता है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, अगेन एक लंबी चौड़ी सी स्टोरी है, इसको पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। देखिए A A C
और डी। अब इसके अंदर देखिए बी का तो कोई काम नहीं है। अच्छा सी को थोड़ा सा चेक कर लेता हूं मैं, सी से सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या? डिस्पाइट, डिस्पाइट से सेंटेंस ना शुरू करें, ठीक है। हमेशा सेंटेंस शुरू करें जहां से एक मेन क्लू मिल रहा है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। ग्राफोलॉजी टेल्स अबाउट द कैंडिडेचर टेम्परामेंट, हाईलाइट्स बोथ द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। ग्राफोलॉजी क्या करती है? मानव के क्या करती है? टेम्परामेंट्स, विचारधाराओं को बताती है, उसकी ताकत को बताती है, उसकी क्षमता को बताती है। अच्छा ठीक है। एक और चीज, अगर मैं डी से सेंटेंस शुरू करता हूं, मॉडर्न ग्राफोलॉजी बिगिंस अर्ली इन 19th सेंचुरी व्हेन फ्रेंच चर्चमैन जीन हिपोलियट्स माइकन क्रिएटेड द फर्स्ट ग्राफोलॉजिकल कैटलॉग। अरे भैया देखो यहाँ पर एक फर्स्ट ग्राफिकल कैटलॉग के बारे में बात चर्चा की गई है। ग्राफोलॉजिकल कैटलॉग के बारे में चर्चा की गई है जो कब आया था? 19वीं शताब्दी में, यानी कि ये स्टार्टअप के बारे में है। स्टार्ट किससे होगा? ऑप्शन डी से स्टार्ट होगा। यहाँ पे पहली चर्चा है ना, ऊपर ग्राफोलॉजी के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं है, पहली चर्चा तो यहाँ हो रही है। अब आएगा सी। डेस्पाइट पब्लिक स्केप्टिज्म, ग्राफोलॉजी प्लेज अ कवर्ट रोल इन द ब्रिटिश मैनेजमेंट। स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है? सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास। लोगों के अंधविश्वास के बावजूद भी जो ग्राफोलॉजी थी उसने ब्रिटिश मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। कैसे अदा किया? रोल अदा किया, मैनी कंपनीज यूज दिस एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एंड एनालिसिस। देखिए कंपनी ने क्या किया, हर चीज को अपने हाथों से लिख लिख के रखा, हर नियम कायदे को। तो भाई वो बहुत जरूरी है भाई, कंपनी के सारे नियम्स को क्या लिखा, लिख लिख के कॉपी के अंदर स्टोर करते गए, उनका एक पूरा ग्राफ बनाते गए, और जब भी लिखा गया तो उसके नीचे अधिकारी के साइन करवा लिए। आपने अपनी कंपनी में काम कर रहे हो या अपने डिपार्टमेंट के अंदर आप थे, तो डिपार्टमेंट में क्या होता है, किसी भी चीज़ को रिटन फॉर्म में दिया जाता है। आप वर्बली या ओरली आप कितना भी बोल लीजिए, कोई नहीं सुनने वाला आपको। आपको रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, छुट्टी की एप्लीकेशन भी लगानी पड़ती है ना। तो वो एक छोटा सा हिस्सा मान सकते हैं हम लोग ग्राफोलॉजिकल का, एक छोटा सा हिस्सा मान सकते हैं, बड़ा हिस्सा नहीं मान सकते। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, सी तो हो गया सेकेंड, बी हो गया हमारे पास में थर्ड, और लास्ट बचा ग्राफे। और जो ग्राफोलॉजी है वो हमें क्या क्या चीज़ें और बताती हैं, उसके बाद में चीज़ें जुड़ती गई, टेम्परामेंट, विचारधाराएं, हाईलाइट करती है किस चीज़ों को, लोगों की वीकनेस को और स्ट्रेंथ को। तो ये फोर्थ हो गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, चलिए भैया आप सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, और अब ये आ गया इतना बड़ा राक्षस जैसा पेपर। अब ये राक्षस कितना सारा टाइम खाने वाला है ये देखते हैं हम लोग, हारेंगे नहीं, डटे रहेंगे मैदान के अंदर। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा देख पा रहे हो, स्क्रीन थोड़ा छोटी हो जाएगी क्योंकि पैराग्राफ इतना बड़ा है ना, तो स्क्रीन तो छोटी रखनी पड़ेगी, पूरा क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आ पा रहा उसके अंदर। ठीक है, द कॉर्निया, कॉर्निया जानते हो क्या होता है? आईज के अंदर होता है कॉर्निया। द कॉर्निया ट्रांसपेरेंट कवरिंग अ स्पेरिकल लेंस मेकअप द आई लेंस सिस्टम। आंखों के लेंस के सिस्टम को बनाता है कॉर्निया, गोलाकार का होता है। जस्ट लाइक एनी अदर कैमरा, जैसे कैमरे के अंदर लेंस लगे रहते हैं, ठीक है, कैमरे में नहीं लगे रहते ऐसे करके लेंस, ये वही वाला है कॉर्निया। ठीक है, द रेटिना इज, क्या बोला गया है? द रेटिना इज अ काइंड ऑफ रीयूजेबल फिल्म। रेटिना क्या होती है? पुराने वाले जो कैमरे आते थे उनके अंदर एक रील डलती थी, और वो रील डलने के बाद में वन टाइम क्लिक होता था। अभी आप इतने बार डिफरेंट तरह के गेस्चर पोस्चर करते हो, सेल्फी लेते हो, तो वो जो सेल्फी लेते हैं उसमें तो ना जाने रॉन्ग क्लिक भी हो जाए, तो भी आप क्या करोगे, उसको रीयूज कर लोगे, है ना। लेकिन पहले जब फिल्म होती तो वो वन टाइम क्लिक होता था, एक फिल्म आती थी फ्यूजी फिल्म्स, ठीक है, और वो रीयूजेबल होती थी। अब रेटिना क्या रीयूजेबल है, जितनी बार भी उस पर फोटो प्रिंट होगा दोबारा बन जाएगा, हमारी आईज जितनी बार देखेगी नई फिल्म बना लेगी। दिस इज द फाउंडेशन, क्या होगा, किसी भी इमेज का रीजन नहीं होगा, कॉज नहीं होगा, ये दोनों का मतलब ही कारण होता है, जस्टिफिकेशन न्याय नहीं। वो क्या होगा, उसके लिए फाउंडेशन होता है। रेटिना और कॉर्निया, कॉर्निया क्या है हमारी आंखों के लिए, फाउंडेशन है। थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। अब देखिए, द साइज ऑफ द ओपनिंग, द शेप ऑफ द लेंस एंड द मूवमेंट ऑफ द आईज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द वेरियस सेट ऑफ मसल्स। देखिए आंखों का खुलना, आंखों का बंद होना, किसी ऑब्जेक्ट के साइज का पता करना, दूर, फार या नियर, लो और हाई, बिग और स्मॉल, ये सारा का सारा जो काम है हमारी मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाए।
देयर आर 3 थिंग्स दैट हैपन्स व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट। 3 चीजें होती हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। पहली चीज, टू फिट ऑन द रेटिना योर आईज इज टीनी स्क्रीन, द इमेज मस्ट बी रिड्यूस टू द साइज। अब देखो ये बड़ा हाथ है ना, अब इस बड़े वाले हाथ को अगर मैं देखूंगा, पास करके देख रहा हूं, तो मेरी आईज पता है क्या कर रही है, लेंस, ये लेंस है ना, इसको ऐसा करके जूम होता जा रहा है ऐसा करके, ये देखो। अब इसको मैं दूर कर रहा हूं ना, तो देखो हाथ, हाथ का साइज वही है, लेकिन हमारा ये लेंस है ना, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है इसके साइज को। आई का लेंस क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा करके देखो यहाँ से, ये थोड़ा पास में आ गया, ये तो बड़ा हो गया, ऐसा करके एडजस्ट कर रहा है ये। इट इज नेसेसरी टू फोकस द स्कैटरिंग लाइट ऑफ द रेटिना, और ये क्या करता है, रेटिना के ऊपर पड़ने वाली लाइट को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरी चीज क्या होता है, लाइट का कंट्रोल करना। अब बहुत ज्यादा तेज सामने से फोकस आ रहा है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते समय क्या आ रहा है, सामने से क्या आ रही है, एक गाड़ी आ गई बड़ी सी, उसके तेज रोशनी आपकी आंखों के ऊपर पड़ी। जब रोशनी आंखों पे पड़ेगी तो क्या करेगा, हमारा लेंस कोशिश करेगा उसकी रोशनी को कम करने की। रोशनी कम नहीं हो पाई तो जीवन की रोशनी चली जाएगी बेटा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे क्या होगा, रेटिना का क्या होता है, रेटिना का सरफेस होता है, ऑप्शन नंबर 3। और कोई दूसरा ऑप्शन बन जाएगा क्या, टॉप नहीं बनेगा, साइड का मतलब किनारा, लेन भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, टू मैच द रेटिना कर्व द इमेज मस्ट बी कर्व्ड एंड द इमेज इज फोकस्ड ऑन द रेटिना बाय द लेंस एंड कॉर्निया वर्किंग टुगेदर। ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, टुगेदर। देखिए किसी भी इमेज को बनाने के लिए इतनी सारी मसल्स एक साथ काम करती हैं, कॉर्निया भी काम करेगा, रेटिना भी काम करेगा, मसल्स भी हमारे काम करेंगी, प्लस उसकी इमेज को देखो, ये जूम कर दिया, नियर कर दिया, फार कर दिया, लाइट सामने से आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ये सब कौन कंट्रोल करता है बेटा, ये हमारे आईज ही कंट्रोल करती हैं, वही मसल्स कंट्रोल करती हैं। तो ये जब रेटिना और प्लस कौन काम करेगा, कॉर्निया, तभी ये टुगेदर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तभी ये सब चीज़ें संभव होगा। When the eyes is unable to focus the image onto the retina, the majority of the vision problem occur। जब हमारी आंख क्या करती है, रेटिना के ऊपर इमेज को नहीं बना पाती है, तभी ये प्रॉब्लम इकट्ठी होती है। द कॉर्निया is reshaped during the laser surgery which alters eyes focal point। अब लेजर सर्जरी चल गई है, देखो लेसिक लेजर नाम सुना है आप लोगों ने, एक लेसिक लेजर नाम की एक सर्जरी चल गई है चश्मे को हटाने के लिए। देखो एक लेंस हमने प्राकृतिक रूप से हमको दिया रहता है, भगवान ने दिया रहता है, और एक लेंस हम लगाते हैं चश्मा। तो चश्मे से क्या होता है कि जो रोशनी है उसकी फोकल लेंथ डिसाइड हो जाती है, उससे पता चल जाता है कि 2 मेगापिक्सल कैमरा काम करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 108 मेगापिक्सल काम करेगा, इससे हमको पता चल जाता है। तो वो हम पहले ऐसे करके चश्मे के ऊपर लगाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, अब ऐसी सर्जरी आई कि अब चश्मे को हटाकर डायरेक्ट लेजर से आँख की सर्जरी कर कर क्या करेंगे, उसकी फोकल लेंथ को सही कर देंगे, ठीक है। The primary object is to prescribe the preciously focus the image on the retina just like an ordinary eyes. The cornea of the most people are either too long, too short. In first scenario, corneal flatten is accomplished through laser surgery। देखिए क्या होता है कि अब इधर पर ये कॉर्निया और रेटिना के बारे में बताई जा रही है कि सर्जरी कर कर इनके, ज़्यादातर लोगों के क्या होते हैं कि जो कॉर्निया होता है, किसी का कोई बहुत बड़ा कॉर्निया होता है, किसी का छोटा होता है, ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण क्या होता है, इमेजेस बनने में हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इमेजेस बनने में हमको देखने में प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है। थोड़ी सी और स्थिति को बदला जाता है, कॉर्नियल फ्लैटनिंग, और जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने से क्या करते हैं, आइज को बिल्कुल सही सेट कर देते हैं। कॉर्निया है रीशेप्ड, यहाँ पे एक वर्ड सुनिए, रीशेप्ड। द लेटर सिनेरियो बाय becoming rounder, the cornea tissue is amazing due to its heal and rebound immediately। 24 को देख लेते हैं, abound immediately dash the need of the stitches। देखिए क्या होता है, हमारे कॉर्निया की ऐसी मसल्स हैं जो सर्जरी के बाद में ऑटोमेटिक रिपेयर होती हैं, आपको उसमें कोई स्टिचेस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे मान लीजिए यहाँ हाथ पे कट लग गया, अब मेरे को क्या करवाने पड़ेंगे, स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे, तब ये कट भरेगा, ठीक है। लेकिन आईज में जब सर्जरी होती है ना, तो कट तो लगता है, तो वहां लेकिन स्टिचेस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, अपने आप ही जो स्किन है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, ज्वाइंट हो जाती है। आगे देखेंगे फिर क्या बोल रहा है,
द कॉर्निया टिश्यू इज जुड़ जाते हैं तो क्या कर देते हैं, वो एलिमिनेट कर देता है, किस चीज को एलिमिनेट कर देता है, स्टिचेस के नीड को, टू मेक प्रीशियस कट एज। तो कभी कभी क्या करते हैं इसके अंदर एक प्रेसाइज कट लगाया जाता है, एक कहीं किसी अंग पर क्या करते हैं एक प्रेसाइज कट लगाते हैं। डैश as a quarter micron in length, a laser beam if sharply focused, the laser can remove the 0.5% of human hairs wide at once, and the typical human hair has a diameter of 50 microns. Although they are able to significantly improve their vision, many laser surgeries patient never attain the normal vision. तो देखिए भैया, आंखों के अंदर जो कट लगाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लगाया जाएगा। कैसा कट लगाया जाएगा, स्मॉल कट लगाया जाएगा, और वो बहुत छोटा होता है और जिसको जल्दी भरा जाता है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि आई सर्जरी वाले जो पेशेंट होते हैं वो कभी भी अपना नॉर्मल विज़न को प्राप्त नहीं कर पाते। देखो, जो प्रकृति ने जो विज़न दिया है, जो गॉड ने बनाया है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है, उसका तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए बेटा, ये हमने लास्ट क्वेश्चन कर लिया। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी होता है सब कुछ कर दो बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा का सारा कर देना बेटा। ठीक है, तो जय हिंद जवानों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही अत्याचार है इंग्लिश का।